very healthy and a happy good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने इस सीरीज में अपने 21 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। आज है टर्न आपका चैप्टर 22 का, जिसका नाम है पार्लियामेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मैं हर वीडियो में अपना टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करती हूँ, आप उधर से ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वहीं पे आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, और ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। पार्लियामेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, है ना। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से अपना पेन पेपर नोटबुक सब कुछ ले आइए और मेरे साथ नोट्स बनाइए और चैप्टर को समझिए। चैप्टर 22 ऑफ एम लक्ष्मीकांत, पार्लियामेंट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पार्लियामेंट किस किस से बनता है, पार्लियामेंट में कौन कौन होता है। पार्लियामेंट में होती है आपकी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। जो पार्लियामेंट है ये आपके पार्ट 5 में आता है। इसके आर्टिकल 79 to 122 तक है। ठीक है, अब जो आपकी लेजिस्लेटिव ब्रांच है यूनियन की, वो कौन है? आपकी पार्लियामेंट, जो लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग। ठीक है, ये क्या था? जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। देखिए, राज्यसभा जो है वो आपका कौन सा हाउस है? अपर हाउस है। ठीक है, आर्टिकल 80 में बताया गया है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो हो सकती है 250, मतलब 250 हो सकती है आपकी, जिसमें से 238 आपकी स्टेट्स और यूटीज से हैं और 12 वो हैं जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स है। और नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। जितने भी मोस्टली नॉमिनेटेड होते हैं या जितने भी आपकी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो भी अपॉइंटेड होते हैं वो सब प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, और बट अभी करंट स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की? आपकी 245। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। सीट्स जो है वो स्टेट्स और यूटीज के बीच में डिवाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको ज्यादा सीट्स मिलेगी। जैसे यूपी की आपकी बहुत सीट्स है, गोवा की नहीं है, आपकी सिक्किम की नहीं है। क्यों? आपकी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी आपको सीट्स मिलेंगी। ठीक है, और अगर कम पॉपुलेशन है तो आपको कम सीट्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बन रहे हैं? फर्स्ट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 30 ईयर्स ऑफ एज, रजिस्टर एज वोटर। ठीक है, अब डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है? प्रेसिडेंट जो है वो उनको डिस्क्वालिफाई कर सकते हैं ऑन ओपिनियन ऑफ ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ओपिनियन पे वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। किसमें गिवन है? आपका आर्टिकल 102 प्लस में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, RP एक्ट 1951 में गिवन है। आपके इलेक्शंस कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट है। आपने कभी राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है? नहीं किया, बिकॉज इनडायरेक्ट इलेक्शंस है, ओपन बैलेट है, इसमें इलेक्टेड MLA पार्टिसिपेट करते हैं और सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आप देखिए जो आपका राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, उसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। जो आपका राज्यसभा है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, वो परमानेंट हाउस है। हाँ, इसका टेन्योर जरूर है, ये 6 साल के लिए रहता है उनके मेंबर्स के लिए। ठीक है, और ये किसने डिसाइड किया? ये भी RPA 1951 के एक्ट के थ्रू डिसाइड हुआ है। और इसमें आप एलिजिबल भी हो री इलेक्शंस के लिए। जैसे अगर आप एक बार रिटायर हो गए 6 ईयर्स बाद तो आप दोबारा री इलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कंटेस्ट कर सकते हो। एक और बात, जो है ना राज्यसभा के मेंबर्स है, 1/3 ऑफ मेंबर्स जो है वो हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, हर 2 साल के बाद वो रिटायर होते जाते हैं। बट परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, किसी भी सिचुएशन में डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट योर राज्यसभा। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। देखिए, जो लोकसभा है उसका जो हमारा आर्टिकल है 81, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी बताइए? 550। और राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है? 80। ऐसे आप लिंक करके पढ़िए, इंटरलिंक करके आपको जल्दी याद होगा। उधर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी थी आपकी? 250, इधर कितनी है? 550। अब आपकी लोकसभा की इधर करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 543। राज्यसभा की कितनी होती है? 245, जो अभी करंट में है। लोकसभा में आपको 25 साल का होना जरूरी है मेंबर बनने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस। और उधर कितने का? 30 ईयर्स का। इधर इलेक्शंस डायरेक्ट होते हैं, राज्यसभा में इनडायरेक्ट होते हैं।
इधर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है जो कि आपके आर्टिकल 326 में गिवन है। इसमें क्या है, जो भी आपका 18 ईयर्स या इससे अबव है उन सबको अधिकार है अपने वोट डालने का विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इधर होता है। कैन बी डिसोल्व, जो आपकी लोकसभा है वो डिसोल्व हो सकती है और होती भी है। देखिए हर 5 साल के बाद तो वो ऑटोमेटिकली होती है डिसोल्व जब नई सरकार बनेगी आपकी, बट बीच में भी हो सकती है। यदि आपकी सरकार गिर गई, उसकी बहुमत गिर गई, तो आपकी लोकसभा बीच में भी डिसोल्व हो सकती है। ठीक है, अब जो आपकी लोकसभा है उसका टर्म कितना होता है, हम सबको पता है 5 साल होता है ना। पर आपकी लोकसभा का जो टर्म है, टेन्योर पीरियड है, वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान बढ़ाया जा सकता है। कौन बढ़ाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा, फॉर 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। इसका मतलब समझिए आप, जो पार्लियामेंट है वो बोल देगी कि आप लोकसभा का टेन्योर बढ़ाओ, नेशनल इमरजेंसी अगर आपके देश में लग रही है, ठीक है। बट आप एक बार में, एट अ टाइम मीन्स एक बार में आप 1 साल ही बढ़ा सकते हो। जैसे आज आपने रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है, तो आप अगले 2026 तक आपने लगा दिया, ठीक है। आज आपने 2025 में पास किया और 2026 1 साल हो गया आपका लगा, लोकसभा का पीरियड एक्सटेंड हो गया। फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम मीन्स कितने भी लंबे समय तक आप ऐसे कर सकते हैं। बट एक बात है, कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ्स के बाद आपको क्या करना है, दोबारा आपको पास करवाना होगा, ठीक है। तो आप लगा सकते हो कितने भी टाइम के लिए, बढ़ा सकते हो, पर एक बार में 1 साल ही और पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, उससे ज्यादा आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लोकसभा। अब हम पढ़ेंगे स्पीकर के बारे में, स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए स्पीकर, जो स्पीकर है इज इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम इट्स मेंबर, लोकसभा के मेंबर में से ही उसको इलेक्ट किया जाता है। जो स्पीकर की आपकी इलेक्शन की डेट है वो कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट फिक्स करता है, ठीक है। अब देखिए जैसे सब लोग ओथ लेते हैं ना, मैंने आपको बताया था, पर कोई स्पीकर की कोई सेपरेट ओथ नहीं होती है, ठीक है। डू नॉट टेक एनी सेपरेट ओथ। अगर स्पीकर को रिजाइन करना है तो रिजाइन किसको करेगा, डिप्टी स्पीकर को करेगा। किसको करेगा, डिप्टी स्पीकर को। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है बीच में, तो जो स्पीकर है वो अपनी ऑफिस को खाली नहीं करेगा, वो उसको नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस, सॉरी, स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस इवन लोकसभा डिसॉल्व। अगर लोकसभा डिसॉल्व भी होगी तब भी स्पीकर अपनी पोजीशन खाली नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको स्पीकर को रिमूव करना है तो आप कैसे करेंगे, आपको वही 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। और जो स्पीकर होता है वो हमेशा रूलिंग पार्टी से होता है। रूलिंग पार्टी मीन्स जिसने जीती है, जिसकी सरकार बनी है, ठीक है। और जो स्पीकर होते हैं उनकी ना कोई ऐसा वोट नहीं होता कि वो वोट डालेंगे, जैसे सब मेंबर्स डालते हैं, बट उनकी कास्टिंग वोट होती है। जैसे कि आपके मान लो कोई भी बिल आया, उसमें 50-50 हो गया, तो स्पीकर के पास एक पावर है कि वो अपनी वोट को कास्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने जिस भी साइड दी तो उसी का डिसीजन फॉलो होगा। और डज नॉट वोट एट फर्स्ट इंस्टेंस, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया, ठीक है। और उनकी पावर्स और जो उनकी ड्यूटीज है वो कहाँ से डिराइव है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा में दे रखा है, और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में दे रखा है आपको इनकी पावर और इनकी ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। अब स्पीकर हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे डिप्टी स्पीकर को। देखिए पहली बात, जो भी सारी चीज हमने स्पीकर के लिए पढ़ी वो मोस्टली सेम ही है डिप्टी स्पीकर के लिए भी। इनको भी कोई सेपरेट ओथ नहीं लेना पड़ता, इनके इलेक्शन भी वैसे ही है जैसे स्पीकर के होते हैं, ठीक है। रिमूव टर्म ऑफ ऑफिस जो स्पीकर का है वैसे ही इनको रिमूव किया जाएगा, उतना ही इनका समय होता है जितना स्पीकर का है, ठीक है। इलेक्शन जो है वो स्पीकर फिक्स करता है, स्पीकर का इलेक्शन प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं, और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस कब होंगे वो आपके स्पीकर फिक्स करते हैं। प्रेसाइड ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ स्पीकर एब्सेंस, अगर आपका स्पीकर एब्सेंट है तो जो आपका डिप्टी स्पीकर है वही सारी चीजें करेगा, ठीक है। वही मीटिंग्स बुलाएगा, सब कुछ वही करेंगे, और उनको उस टाइम पे जो उनकी सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेजेस है सब स्पीकर के अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। अब जब है ना वो प्रिसाइड करते हैं, उसको मान लो स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर है, तो उनके पास कास्टिंग वोट का राइट आ जाता है, ठीक है। इनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है थ्रू CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारी वही ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं स्पीकर की जब स्पीकर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब इनका एक स्पेशल प्रिविलेज है, वो क्या है, अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ही ऑटोमेटिकली बिकम इट्स चेयरमैन।
जैसे ही वो पार्लियामेंट्री कमेटी के अपॉइंट होते हैं मेंबर, वैसे ही वो उसके चेयरमैन बन जाते हैं। और जो आपका डिप्टी स्पीकर है वो हमेशा अपोजिशन पार्टी से होता है। आपका स्पीकर किससे होगा? रूलिंग पार्टी से, और डिप्टी स्पीकर होगा आपका अपोजिशन पार्टी से। बाकी सब कुछ सेम है, इलेक्शन सेम है, रिमूवल प्रोसेस सेम है, टर्म सेम है, सारी चीजें इसमें सेम है, ठीक है। बस एक चीज और इसमें डिफरेंट है कि जो आपकी इलेक्शन है वो कौन फिक्स करता है? स्पीकर फिक्स करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिप्टी स्पीकर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्पीकर प्रो टेम के बारे में। ये एक सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं और ये अपॉइंटेड मेंबर होते हैं। इनके कोई इलेक्शंस नहीं होते, इनको अपॉइंट किया जाता है। इनकी जो ओथ है वो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, ठीक है। और ये जो प्रिसाइड्स करते हैं, क्या प्रिसाइड करते हैं? फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा। जब आपके इलेक्शन हो जाता है, जब नई सरकार आती है तो उसकी जो पहली मीटिंग होती है वो ये प्रिसाइड करते हैं। इनकी मेन ड्यूटी होती है कि ओथ दिलाना जो भी नए मेंबर्स आपके आए हैं, और इनका टेम्परेरी ऑफिस होता है। जैसे आपके इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उसके बाद जैसे आपके स्पीकर के इलेक्शन होते हैं, इनका ऑफिस क्या हो जाता है? सीज हो जाता है, ठीक है। तो इनका टेम्परेरी ऑफिस होता है। आपको स्पीकर प्रो टेम के बारे में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हमने क्या क्या पढ़ लिया? ये पार्लियामेंट का ब्रीफ पढ़ा, फिर हमने राज्यसभा पढ़ा, लोकसभा पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर प्रो टेम, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर दिया लोकसभा के। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के चेयरमैन। देखिए, आपके लोकसभा में क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर। राज्यसभा में वही क्या होते हैं? चेयरमैन, ठीक है। तो हम अब राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में पढ़ेंगे। अब जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है राज्यसभा का, उसी को हम क्या बोलते हैं? चेयरमैन बोलते हैं। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, ठीक है। कोई भी डाउट आता है ना तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। और अच्छी तरह पढ़िए, ये चैप्टर बहुत लेंथी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप इनको हटाना है, रिमूव करना है, तो ये एक ही कंडीशन पे हट सकते हैं, जब अगर हमने इन्हें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया। अदरवाइज आप इनको नहीं हटा सकते। पावर इनकी स्पीकर जैसी है, बट जो दो पावर है वो सिर्फ स्पीकर के पास है। वो कौन सी है ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे सेम स्पीकर के पास पावर है, सारी इनके पास पावर है। डिसिप्लिन मेंटेन करना, मीटिंग बुलाना, उनका डिसीजन ही फाइनल होता है, सब कुछ सेम है, ठीक है। जैसे कि जो कोई बिल है वो एक मनी बिल है या नहीं, ये पावर सिर्फ स्पीकर के पास है, वही डिसाइड करेगा। और जो प्रिसाइड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, जो स्पीकर है ना वही दोनों हाउस को एक साथ बुला सकता है, उनकी ज्वाइंट सिटिंग करा सकता है। चेयरमैन नहीं कराएगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं कराएंगे। तो ये जो दो पावर है वो जो स्पीकर के साथ रहती है, बाकी सारी पावर इनकी स्पीकर के जैसी है। ये प्रोसीडिंग में पार्ट्स ले सकते हैं, ठीक है, बट विदाउट वोटिंग। इनके पास भी वोटिंग नहीं है। जैसे आपके लोकसभा में स्पीकर के पास तो कास्टिंग वोट है, इनके पास वो भी नहीं है। ये हाँ, हर प्रोसीडिंग में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, सब कुछ होगा, बट ये वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नाउ अब हम पढ़ेंगे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब ये जो है ये भी अपने मेंबर्स में से इलेक्ट होते हैं राज्यसभा में। ही वैकेट्स हिज ऑफिस। अगर इनका ऑफिस जो है वो कब खाली होगा? इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर ये पता चल गया कि वो मेंबर है राज्यसभा के, या उन्होंने रिजाइन कर दिया। किसको रिजाइन करेंगे? डिप्टी चेयरमैन किसको रिजाइन करेंगे? चेयरमैन को, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को ये रिजाइन कर देंगे, ठीक है। और ये भी सारी वही चीजें करते हैं। अगर आपका चेयरमैन एब्सेंट है तो जितनी भी उनकी पावर्स है, जितना भी उनका काम है, वो सब कौन देखेंगे? आपके डिप्टी चेयरमैन ही देखेंगे। अगर इन्हें रिमूव करना है तो वही 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा राज्यसभा से। ऑल द ड्यूटीज परफॉर्म बाय डिप्टी चेयरमैन जो होती है वो सारी वही ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। जब चेयरमैन एब्सेंट होते हैं तो सारी चेयरमैन की ड्यूटीज कौन परफॉर्म करेगा? आपकी डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लीडर्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन लीडर्स हैं? आपका लीडर ऑफ हाउस कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा? जिसकी 1/3 मेजोरिटी होगी अपोजिशन के अंदर। और विप, ये क्या है? अपॉइंटेड बाय पॉलिटिकल पार्टी टू सर्व एज एन असिस्टेंट फ्लोर लीडर, ठीक है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपॉइंट करती है, ठीक है। विप टू सर्व एज अ असिस्टेंट फ्लोर लीडर, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट तो ये पूरा चैप्टर है, आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह पढ़ना है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट चैप्टर अच्छी तरह पढ़ना है। आप देखिए, सेशन में सबसे पहले आता है आपका समनिंग, सम्मन। प्रेसिडेंट जो है वो हर एक हाउस को सम्मन कर सकता है। मैक्सिमम गैप जो है 2 सेशन के बीच में वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने होना चाहिए, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो,
ठीक है। अब इसके अंदर 3 सेशंस आते हैं। आपका बजट सेशन जो फेब टू मई चलता है, मॉनसून सेशन जो जुलाई टू सितंबर है, और विंटर सेशन जो नवंबर टू दिसंबर है। ये बात याद रखना, 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और सम्मन कौन करेगा, बुलाएगा कौन, प्रेसिडेंट बुलाएंगे। सेकेंड इज योर एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट क्या होता है, सस्पेंड द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। आपने ना एक सिटिंग में उस काम को सस्पेंड कर दिया कोई भी स्पेसिफिक टाइम के लिए। अब वो कितनी देर भी हो सकता है, मान लो आपका कुछ जैसे कि मिनट्स हो, कुछ घंटे हो, कुछ दिन हो, कुछ हफ्ते हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली किसी काम को सस्पेंड कर देना कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए। मतलब आज जैसे आपकी सिटिंग हुई तो बोल दिया आप 2 दिन के लिए इस काम को सस्पेंड किया जाता है, तो 2 दिन तक वो काम नहीं होगा, फिर उसके बाद दोबारा मीटिंग बैठेगी, फिर वो प्रोसेस होगा। ठीक है। थर्ड इज योर एडजर्नमेंट सिन डाई। एडजर्नमेंट सिन डाई में क्या होता है, टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर इंडेफिनिट पीरियड। सिटिंग को ही टर्मिनेट कर देते हैं, बंद कर देते हैं पार्लियामेंट की, कोई टाइम पीरियड इसका फिक्स नहीं है, कितने भी टाइम तक के लिए वो कर सकते हैं। डाई, डाई मीन्स मर जाना, तो आप ऐसे ही याद रखना। ठीक है, आपकी सिटिंग जो है मर गई, टर्मिनेट हो गई, और उसका कोई भी टाइम पीरियड आपका फिक्स नहीं है। देन फोर्थ इज योर प्रोरोगेशन। इसमें क्या होता है, फॉर्मल एंड ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन। फॉर्मल एंड हो जाता है पार्लियामेंट्री सेशन का। अ सेशन में बी प्रोगोड व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व एंड अ जनरल इलेक्शन कॉल्ड। इसको प्रोगोड कब किया जाता है, जब आपके जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है और आपके जो जनरल इलेक्शंस है वो आने वाले होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका डिसोल्यूशन। ये तो हम सबको पता ही है। डिसोल्यूशन मीन्स एंड ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस एंड न्यू हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर इलेक्शन। जो आपका अभी प्रेजेंट में हाउस है वो खत्म हो चुका है और जो नया हाउस है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा इलेक्शंस के बाद। डिसोल्यूशन आपका 2 तरीके से हो सकता है, एक तो ऑटोमेटिक, आपके 5 साल हो गए तो हाउस डिसॉल्व होगा, या दूसरी बात जब भी प्रेसिडेंट चाहे, अगर प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को बोल दिया कि आप हाउस डिसॉल्व कर दो तो प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं। ठीक है, जब भी प्रेसिडेंट चाहेंगे वो हाउस डिसॉल्व हो जाएगा। देन लास्ट इज योर क्योरम। क्योरम क्या होता है, it is 1/10 member of each house including the presiding officer present in house before it can transact any business। ये जो दोनों हाउस है ना उनकी जो 1/3 है अलग अलग, वो क्या होता है, सॉरी 1/30 1/10 मेंबर होते हैं जिनके अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होते हैं प्रेजेंट हाउस के अंदर, जब भी वो कोई मतलब ट्रांजेक्शन या किसी बिजनेस के बारे में वो बात करते हैं। दिस इज क्योरम। तो आपको 1/10 मेंबर याद रखना है ईच हाउस का। ठीक है, आई होप आपको ये सेशंस अच्छी तरह समझ में आए होंगे। एक लास्ट सेशन रह रहा है लेम डक सेशन, चलिए वो और पढ़ लेते हैं। देखिए लेम डक सेशन क्या होता है, जो लास्ट सेशन होता है आपका एग्जिस्टिंग लोकसभा का, उसके बाद जो नई लोकसभा इलेक्ट हो जाती है ना, वो उस सेशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेम डक सेशन। ठीक है, तो ये सारे सेशन हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। क्या क्या डिवाइसेस है। फर्स्ट इज योर क्वेश्चन आर। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर क्वेश्चन आर। जो भी आपकी हर पार्लियामेंट्री सिटिंग होगी उसका जो पहला घंटा है वो किसको दिया जाता है, पहला आवर दिया जाता है आपके क्वेश्चन आवर को। ये 3 काइंड के होते हैं, पहले होते हैं 3 तरह के होते हैं स्टार क्वेश्चन। इसके अंदर एक ओरल आंसर आपका रिक्वायर होता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी अलाउड है अगर आपको पूछने हैं तो। अनस्टार्ड क्वेश्चन में क्या होता है, आपको रिटर्न आंसर ही देना पड़ेगा और जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, और आपका आंसर रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। स्टार में आपका आंसर ओरल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपके अलाउड होते हैं। और मिनिमम नोटिस पीरियड जो होता है वो आपका 10 डेज होता है और मैक्सिमम नोटिस पीरियड कितना होता है, 21 डेज होता है आपका। ठीक है, आपको और जो एलएस है, जो लोकसभा है, उसमें व्हाइट पेपर पे दिया जाता है और राज्यसभा में येलो पेपर पे दिया जाता है। अनस्टार्ड क्वेश्चन का बता रही हूँ मैं आपको। अब लास्ट आता है आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये कोई भी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मैटर होते हैं इन पे डिबेट होती है। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, जो भी मतलब अर्जेंसी वाले मैटर है वो। सेकेंड इज योर 0 आवर। ये कोई भी आपका रूल ऑफ प्रोसीजर में इसको मेंशन नहीं किया गया है। ये तुरंत स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आपका क्वेश्चन आवर कंप्लीट होता है, इमीडिएटली स्टार्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर। टाइम टेकन बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा। जो आपका क्वेश्चन आवर अभी बताया मैंने आपको, जो पहला घंटा होता है और जो एजेंडा होता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उसका गैप होता है, उसको हम बोलते हैं 0 आवर। क्या बोलते हैं, 0 आवर। इसमें अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, थर्ड इज योर मोशन। नो डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस। इसके अंदर कोई भी जो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है उसके बारे में डिस्कशन नहीं होती है। डिस्कशन किस में होगी, आपकी 0 आवर में होती है। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस में भी होती है, उसमें जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस की डिस्कशन होती है। और जो अर्जेंट मैटर है वो आपके कहाँ पे होंगे, 0 आवर में डिस्कस होंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपके मोशंस है उसके अंदर 3 कैटेगरी है, सब्सटेंटिव,
सब्स्टिट्यूट, सब्सिडरी। सब्सटेंटिव में क्या होता है, जो सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स है ना उनके साथ डील किया जाता है, जैसे आपकी इम्पीचमेंट हो गई, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में क्या हो जाता है, मूव इन सब्स्टिट्यूशन टू ओरिजिनल मोशन एंड प्रोसेस ऑल्टरनेटिव इफ अडोप्टेड। आप मूव कर जाते हो सब्स्टिट्यूशन से किसी ओरिजिनल मोशन के ऊपर और क्या करते हो, जो ऑल्टरनेटिव है उसको प्रपोज करते हो अगर वो अडॉप्ट किया जाता है तो। सब्सिडरी में क्या होता है, नो मीनिंग कैन स्टेट डिसीजन ऑफ हाउस विदाउट रेफरेंस टू ओरिजिनल मोशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अब आपके जो सब्सिडरी है उसके अंदर भी 3 पार्ट आते हैं, एंशियलरी, सुपरसीडिंग और अमेंडमेंट। एंशियलरी मोशन में क्या होता है, जो रेगुलर वे होती है आपकी प्रोसीडिंग की वैसे ही होता है जो वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस पे होती है। सुपरसीडिंग में क्या होता है, इन कोर्स ऑफ डिबेट ऑन अनदर इशू एंड सीक्स टू सुपरसीड दैट इशू, मतलब कोई भी डिबेट हो गई किसी और इशू पे, ठीक है। अमेंडमेंट में क्या होता है, कुछ भी मॉडिफाई करना है आपको, सब्स्टिट्यूट करना है कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है, वो आपकी जाती है अमेंडमेंट। अब देखिए आपका आता है क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन क्या होता है, ये इट इज अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस। ये एक वो मोशन होता है जो कि एक मेंबर लेता है एक्शन अपनी जो डिबेट है उसको कट करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, जो भी मैटर हाउस में प्रेजेंट हो रहा है वो होता है क्लोजर मोशन। क्लोज करवाना है ना, क्लोज कर देना। प्रिविलेज मोशन, ये अगेंस्ट मिनिस्टर के हो सकता है या कोई भी अदर मेंबर्स के हो सकता है, ठीक है, जिन्होंने मतलब उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी हो, ठीक है, वो होता है प्रिविलेज मोशन। फिर आता है आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन। मेंशन इन रूल ऑफ प्रोसीजर, इसमें मेंशन किया गया है विद प्रायर परमिशन ऑफ स्पीकर। आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी स्पीकर से अगर आपको कोई भी अर्जेंट मैटर पे मीटिंग बुलानी है या कुछ भी डिस्कस करना है, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन, आर्टिकल 75 बोलता है जो COM है, जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, और जो लोकसभा है वो रिमूव कर सकता है मिनिस्ट्री को फ्रॉम पासिंग अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, पर उसमें 50 मेंबर्स जो है वो सपोर्ट में होने चाहिए, ठीक है, ये होता है आपका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। फिर आता है आपका सेंसर मोशन। इसके अंदर क्या होता है, आपको कोई भी रीजन स्टेट करना पड़ता है फॉर इट्स अडॉप्शन इन लोकसभा। ये किसी भी मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जा सकता है। अगर ये पास हो गया तो आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रिजाइन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है मोशन ऑफ थैंक्स। ये आपके एवरी फर्स्ट सेशन होता है, जो आपके इलेक्शन में आता है उसको तो पहला सेशन होता है, उसके बाद होता है, और इसको एड्रेस कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। देन आते हैं आपके पॉइंट टू ऑर्डर। इसके अंदर कोई भी डिबेट अलाउड नहीं है आपको कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इसमें क्या होता है, एनफोर्समेंट होता है ऑफ रूल्स ऑफ हाउस का। इट रिलेट्स टू एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स ऑफ हाउस, कोई डिबेट नहीं होगी, ठीक है। फिर आता है आपका हाफ एन आवर डिस्कशन। इसके अंदर किस मैटर को डिस्कस करते हैं आप, जो सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है ना, जिसपे बहुत सारी डिबेट हो रही है, उस पर आप इस पर डिस्कस करते हैं, पर इसमें कोई भी वोटिंग नहीं होती, ठीक है, वोट नहीं होगी इसमें। फिर है आपके शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ये 2 आवर तक चलते हैं, 2 घंटे तक चल सकते हैं, और 2 दिन अलॉट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा आपको जो भी इस पर डिस्कशन करना है। लास्ट आता है आपका डिवाइसेस में स्पेशल मोशन। ये कांट बी रेज ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के बीच में इसको आप नहीं ला सकते, और ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के अंदर होता है, लोकसभा के अंदर नहीं होता। तो अब आपके डिवाइसेस भी हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे बिल्स के बारे में, फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, है ना। ऑर्डिनरी बिल्स पढ़ेंगे, फाइनेंशियल बिल्स पढ़ेंगे, और फिर आपका चैप्टर बस कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा और पेशेंस बनाइए। अब आता है आपका ऑर्डिनरी बिल। इसकी जो फर्स्ट रीडिंग होती है, इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है आपका कोई से भी हाउस में, और कोई भी मिनिस्टर या कोई भी आपका जो मेंबर है वो इसको इंट्रोड्यूस करवा सकता है। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, आपका डिस्कशन होगा, कमेटी स्टेज बनेगी और कंसिडरेशन स्टेज आएगी, ठीक है। ये आपको सब किस में होता है, सेकेंडरी बिल में होता है, सेकेंडरी रीडिंग में होता है। जो भी आपके ऑर्डिनरी बिल है वो कैसे इंट्रोड्यूस होंगे, कोई भी हाउस में जाएगा, कोई भी कर सकता है इंट्रोड्यूस, फिर डिस्कशन होगा, फिर कमेटी स्टेज आएगी, फिर कंसिडर करने के लिए आएगा कि कंसिडर करा जाए या नहीं करा जाए। फिर देखिए थर्ड रीडिंग में क्या होता है, आपकी डिबेट होती है, पर डिबेट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगी। वंस पास बाय वन हाउस, अगर एक हाउस ने पास कर दिया, मान लो जैसे बिल आपका आया था लोकसभा में, लोकसभा ने पास कर दिया, तो उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा में आया था उसने पास कर दिया तो फिर लोकसभा के पास जाएगा। अब सेकंड हाउस देखो क्या करेगा, पहले तो वही तीनों प्रोसेस सेम होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग होगी, है ना। उसके बाद जो अभी हमने प्रोसेस पढ़े तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग, सेकंड हाउस में भी वही होगा। अब बिल क्या हो सकता है, या तो एक्सेप्ट कर सकता है वो हाउस, या रिजेक्ट कर दे, मना कर दे, या कुछ अमेंड कर दे, उसके अंदर कुछ चेंजेस ला दे, या कोई भी एक्शन ना ले, ठीक है। सेकंड हाउस ये कर सकता है। सेकंड हाउस कोई भी हो सकता है आपका, RS और LS। अब फर्स्ट हाउस इन केस ऑफ अमेंडमेंट मेक्स और रिजेक्ट्स, इफ रिजेक्टेड प्रेसिडेंट समन ज्वाइंट सिटिंग। अगर पहले हाउस ने क्या किया, कोई भी अमेंडमेंट बनाई है, रिजेक्ट कर दिया, और फिर
इफ रिजेक्टेड, अगर रिजेक्ट हो गया तो प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउस को बुलाएंगे, उनकी ज्वाइंट सिटिंग कराएंगे, ठीक है। वंस इट इज पास इन सिंगल और ज्वाइंट सिटिंग, अगर वो सिंगल या ज्वाइंट सिटिंग में एक बार पास हो गया तो उसको प्रेसिडेंट के सामने लाया जाएगा उनके असेंट के लिए। अगर वो अपना असेंट दे देंगे तो वो लो बन जाता है, उन्होंने असेंट दिया तो वो लो बन गया। इफ रिटर्न, अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, रिटर्न कर दिया, बट अगर वो अगेन पास होके आ जाता है पार्लियामेंट से, दोनों हाउसेस से अगर वो अगेन पास होके आ जाता है तो प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और ये कौन से एक्ट से आया था ये आप मुझे बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको बताया है कि प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना कंपलसरी हो जाता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो समझ में आया, पहले एक हाउस में जाएगा, उसके अंदर वो तीनों रीडिंग्स होंगी, फिर अगर उससे पास हो गया तो सेकंड में जाएगा। सेकंड ने अगर रिजेक्ट भी कर सकता है, अमेंड कर सकता है, कोई एक्शन नहीं ले सकता। अगर पहले हाउस ने अमेंड कर दिया, रिजेक्ट हो गया, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट दोनों की मीटिंग बुलाएंगे। अगर वो सिंगल सिटिंग में या ज्वाइंट सिटिंग में अगर पास हो जाता है, ठीक है, अगर मान लो सिंगल में पास हो गया तो ज्वाइंट सिटिंग आपकी होगी नहीं, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास लेके जाया जाएगा। प्रेसिडेंट ने अगर असेंट दे दिया तो वो लो बन जाएगा। अगर प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया पर वो फिर भी दोबारा वो बिल पास होके आ जाता है तो प्रेसिडेंट को अपना साइन करना ही करना पड़ेगा, अपना असेंट देना ही देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ये आप मुझे कमेंट में बताना, मैंने आपको बताया हुआ है। हमने पढ़ा ऑर्डिनरी बिल, अब हम पढ़ेंगे मनी बिल। मनी बिल के बाद आपको पढ़ना है बस फाइनेंशियल बिल एंड बजट के बारे में थोड़ा सा, फिर आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब देखिए सॉरी, मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ आपका लोकसभा में होगा इंट्रोड्यूस, और सिर्फ मिनिस्टर करेंगे। ऑर्डिनरी बिल कहीं भी हो सकता है और मिनिस्टर और मेंबर दोनों कर सकते हैं। मनी बिल आपका ओनली एंड ओनली लोकसभा में होगा और मिनिस्टर करेंगे। और किसके रिकमेंडेशन पे होगा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही होगा। इसको आप ना तो अमेंड कर सकते हो ना ही रिजेक्ट कर सकता है, कौन, राज्यसभा। ओनली मेक रिकमेंडेशन, राज्यसभा के पास मनी बिल के लिए कोई भी पावर नहीं है कि वो उसमें कुछ चेंजेस ला दे या उसको रिजेक्ट कर दे कि हम पास नहीं करेंगे, नहीं करना पड़ेगा उन्हें, बस वो कुछ रिकमेंडेशन देते हैं। और ये भी नहीं है कि उनकी रिकमेंडेशन मानी जाए, ये लोकसभा पे डिपेंड करता है, भाई माननी हो मानो, नहीं माननी तो मत मानो। अगर राज्यसभा 14 डेज कीप दिस आफ्टर दिस बिल इज एक्सेप्टेड, अगर उन्होंने 14 डेज तक अपने पास रख लिया तो ये बिल एक्सेप्ट ही माना जाएगा। इसको ना तो रिजेक्ट कर सकते हैं, सॉरी ये रिजेक्ट हो सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट राज्यसभा नहीं कर सकती इसको रिजेक्ट। कैन रिजेक्ट और अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और अप्रूव भी कर सकते हैं, बट नॉट रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, उनको वापस नहीं मिल सकते रिकंसिडरेशन के लिए कि आप दोबारा इसको लाओ, नहीं, या तो आप उसको रिजेक्ट ही कर दो या आप उसको अप्रूव ही कर दो, इसमें रिकंसिडरेशन नहीं होगा, आपके ऑर्डिनरी बिल में होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मनी बिल। देखिए अब हम आते हैं अपने फाइनेंशियल बिल पे, ये दो तरह के होते हैं। देखिए पहली बात समझिए, जितने भी फाइनेंशियल बिल्स हैं ना, जितने भी मनी बिल्स हैं वो फाइनेंशियल बिल हो सकते हैं, पर हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकता, ये बात याद रखना, ठीक है। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स। अभी टू टाइप्स के होते हैं, बिल्स दैट कंटेन नॉट ओनली मैटर्स इन आर्टिकल 110 बट ऑल्सो जर्नल लेजिस्लेशन। एक तो वो बिल होता है जो कि सिर्फ वो मैटर कंटेन नहीं करता जो कि आपके आर्टिकल 110 में गिवन है, बट कुछ जर्नल चीजें भी कंटेन करता है। दूसरा होता है बिल कंटेनिंग प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम CFI। दूसरा बिल वो है जिसके अंदर आपके एक्सपेंडिचर दिए गए हैं CFI के, जो कि आपका 110 में मेंशन नहीं किया गया और इसको एज अ ऑर्डिनरी बिल ही ट्रीट किया जाता है, वैसे इसका प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने बजट पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, उसके बाद आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। आप इस वीडियो को देखना, एक बार देखना, 2 बार देखना, कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछना, ठीक है, बट अच्छी तरह इस चैप्टर को कवर कर लेना। बजट रेफर टू एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, आर्टिकल 112 में आता है, क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी ने पूछ रखा है। नो वेयर बजट वर्ड मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी पूछ रखा है। जो आपका बजट है ये शब्द हम लाए हैं बट एक कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। और आपका बजट सेशन कब से कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, जैसे 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026, ये क्या रहता है, आपका बजट का टाइम पीरियड रहता है। ये कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ, मैं फिर बता रही हूँ, इसको अच्छी तरह याद करना। अब देखिए टिल 2017 2017 तक
हमारे पास 2 बजट हुआ करते थे, रेलवे का अलग बजट होता था और जो हमारे जनरल बजट थे वो अलग होते थे। बट अब क्या कर दिया गया है, उनको कंबाइंड कर दिया गया है, एक साथ ला दिया गया है। अब उसको बना दिया गया है जर्नल बजट, ठीक है। अब दोनों मिलके एक ही हैं। अब जैसे आपको बजट है वो कैसे होता है, देखिए पहले आप उसको प्रेजेंट करोगे बजट को आपके, फिर डिस्कशन होगी इस पर, फिर इसमें कुछ डिपार्टमेंट कमेटीज बनेंगी, फिर वोटिंग होगी आपकी, फिर पासिंग होगा और फिर क्या होगा, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, ठीक है। तो ये आपका पूरा बजट का क्या होता है, प्रोसेस होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा, कंप्लीट है ना। हमने देखिए एक बार ओवरव्यू लेते हैं क्या क्या पढ़ा। बजट, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, आपका ऑर्डिनरी बिल, मोशन, डिवाइसेस, है ना, डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, सेशंस पढ़े हमने, सेशंस कंप्लीट करे पार्लियामेंट के, लीडर्स पढ़े, डिप्टी चेयरमैन एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर प्रोटेम एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।